नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। ऊर्जा निगम से नियामक आयोग ने कंज्यूमर पर सरचार्ज लगाने की अपील की है। तो ऊर्जा निगम ने सरचार्ज लगाने के लिए महंगी बिजली खरीदने का तर्क दिया है और हर महीने 100 से 125 करोड़ की बिजली ऊर्जा निगम खरीद रहा है और अब ऊर्जा निगम की याचिका पर नियामक आयोग फैसला लेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून के सबसे बड़े जमीन घोटाले की। झाझरा भूमि घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की करीबन 40 बीघा जमीन पर यहां अतिक्रमण किया गया है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में देहरादून के डीएम जांच के अधिकारी होंगे और 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने सीएम से इस मामले की जांच की शिकायत की थी और बड़े और रसूख वाले लोगों के नाम इसमें सामने आ रखे हैं। अब मामले की जांच के आदेश जारी किए गए। राजधानी देहरादून में सरकारी विभागों के लिए कहीं जमीन खोजे नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ लावारिस पड़ी आपदा प्रबंधन विभाग की 60 बीघा जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देहरादून से 18 किलोमीटर दूर ये बेशकीमती जमीन आपदा प्रबंधन विभाग की है। साल 2011 में विभाग की रिक्वेस्ट पर राजस्व विभाग ने 70 बीघा जमीन आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। बाद के सालों में इसमें से 10 बीघा जमीन एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दी गई। शेष 60 बीघा जमीन आज भी कागजों में आपदा प्रबंधन विभाग के नाम पर है। करने के अलावा आज तक इस जमीन पर बाउंड्री वॉल तक नहीं करा पाया। नतीजा, करीब 40 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी है। एक बड़े हिस्से पर कब्जेदार गैस गोदाम भी चला रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने अब पूरे मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत की है। 2011 से 22 तक 60 बीघा भूमि में से 40-42 बीघा भूमि खुर्द-बुर्द हो गई, प्लॉटिंग हो गई, मकान बन गए, अवैध रूप से अवैध प्लॉटिंग हो गई और वहां तो गैस एजेंसी, प्राइवेट बोरिंग और पता नहीं वहां क्या क्या खोल दिया। जब ये काम करने आते हैं मैं कहता हूँ इनको रजिस्ट्रियाँ दिखाओ। जब देखता हूँ तो उसमें आपदा के नंबर चढ़े होते हैं, तो मैं इन लोगों को मना कर देता हूँ कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन की भूमि है, इस पे आप कोई कब्जा नहीं करोगे। छुट्टी क्यों नहीं जाते? सर छुट्टी मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं कहीं भी अगर छुट्टी चले गया तो ये फटाफट अपने लगा के जल्दी अपने प्लॉटों पे कब्जा कर लेते हैं और जल्दी बिल्डिंगों को तैयार करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि उनको आवंटन से पहले जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कुछ लोग जमीनों की रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। हालांकि विभाग के सचिव खुद मान रहे हैं कि सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सचिव का कहना है कि मामले को दिखाया जा रहा है। मतलब आवंटन से पहले से ही कब्जा है। बताया गया, हम ये भी अवगत कराया, कुछ लोगों ने रजिस्ट्री भी कर दी है सरकारी जमीन की। तो थोड़ा एक मामला बड़ा काइंड ऑफ ग्रेव है, क्योंकि सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री होती है तो एक अलार्मिंग है कि ये किस तरह से किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा। सवाल सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग पर ही खड़े नहीं हो रहे हैं। सवाल राजस्व विभाग की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। 2011 में जब आपदा प्रबंधन विभाग को लैंड ट्रांसफर की गई तो उसमें स्पष्ट है कि यदि 3 सालों तक भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे स्वतः ही राजस्व विभाग में मर्ज मान लिया जाएगा। बावजूद इसके पिछले 11 सालों से लावारिस पड़ी इस जमीन पर विभाग ने कब्जा नहीं लिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने ये कार्यवाही की है। 2018 में की गई एक प्लास्टिक सर्जरी के मामले को लेकर की कार्रवाई की गई है और प्लास्टिक सर्जरी के सही मानदंडों का पालन न करने पर एक्शन लिया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद इस कमेटी का गठन किया गया था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और डॉक्टर योगी एरन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है।
तो जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था उसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे और अब पीड़िता की शिकायत पर कमेटी भी गठित की जा चुकी थी। अब डॉक्टर योगी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर योगी एरन है, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। प्लास्टिक सर्जरी के सही मानदंडों का पालन न करने पर एक्शन लिया गया। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी अगर आप एक डॉक्टर होने के नाते करते हैं, उन मानदंडों का पालन यहाँ पर डॉक्टर योगी एरन ने नहीं किया। भारती सकलानी फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। भारती, किस तरह के आरोप लगे, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करने के दौरान जो मानदंड होते हैं उनका पालन नहीं किया डॉक्टर ने और अब लाइसेंस सस्पेंड किया गया? देखिए, जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल मानदंड होते हैं और योगी मेथड के जरिए डॉक्टर योगी एरन अभी तक सर्जरी करते आए हैं, उसको भी सही यहाँ पर नहीं ठहराया गया है। जो एक कमेटी थी उसने 2018 का ये मामला है जिसमें पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसने अपने होंठ के ऊपर के मस्से की सर्जरी करवाई, लेकिन 3 बार उसकी सर्जरी हुई और तीनों बार उसको लगातार दिक्कतें उसके बाद होती रही हैं। इसको लेकर उसने शिकायत की थी और 2018 का ये पूरा मामला था, जिसके बाद अब ये एक्शन यहाँ पर लिया गया। कमेटी ने भी ये माना कि जो मापदंड अपनाए गए हैं वो सही नहीं थे और इसके बाद ये एक्शन पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन पर हुआ है कि उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी, ये तमाम जानकारी आपने दी। तो पीड़िता की शिकायत पर जो कमेटी गठित की गई वो भी लगातार एक्शन लेने में जुटी थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पलायन आयोग का नाम अब पलायन निवारण आयोग होगा। 5 साल में 18 रिपोर्ट दे चुका पलायन आयोग अब सरकार के साथ मिलकर प्लान तैयार करेगा कि क्या किया जाए कि पलायन रुक जाए और लोग अपने गांव में रुक पाएं या लौट पाएं। अक्टूबर 2017 में बने पलायन आयोग को 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल में पलायन आयोग ने क्या किया और आगे क्या काम करेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि पलायन आयोग का नाम अब पलायन निवारण आयोग होगा। पलायन आयोग और सरकार अब पलायन रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो सुझाव देगी कि पलायन को रोका कैसे जाए। 5 साल में पलायन आयोग अब तक 18 रिपोर्ट दे चुका है। राज्य के 11 जिलों में क्यों पलायन हुआ, इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर की रिपोर्ट पलायन आयोग जल्द सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने फिलहाल साल 2025 को टारगेट रखते हुए प्लान तैयार करने को कहा है। 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं 1-2 बिंदुओं पर, और 1 ग्राम 1 सेवक, इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे। पलायन आयोग के मुताबिक साल 2011 से 18 तक करीब 3.5 लाख लोग पलायन कर गए, जिनमें राज्य के अंदर गांव और जिला बदलने वालों के साथ ही राज्य छोड़कर गए लोग भी शामिल है। हालांकि 2018 में पलायन आयोग बनने के बाद कितना पलायन रुका, कितने लोग वापस लौटे, इसकी रिपोर्ट इस साल के आखिर तक जाएगी। 2011 से 18 के बीच में जो परमानेंट पलायन वाले हैं वो करीब 3.5 लाख लोग हैं और अब 18 और 22 के बीच में हम इस वर्ष के आखिरी तक बता पाएंगे कि ये घटा बढ़ा और रिवर्स कितने लोग आए। बीते 5 साल में आयोग ने बताया कि कहां कितना पलायन हुआ, लेकिन ये समस्या दूर कैसे होगी, ये सुझाव अब नई कमेटी देगी और कमेटी के सामने भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर क्या किया जाए कि उत्तराखंड में पलायन रुक जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जो कि 14 जुलाई को सावन महीना आते ही शुरू हो गई और अब तक डाक कांवड़ भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सड़कों पर भोले के भक्त दिख रहे हैं। हर तरफ बम बम बोले के जयकारों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में सावन में शिव साधना के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरे इंतजाम हैं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा का जल भरते थे और फिर वहां से जल लेकर अपने अपने इलाके के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में
अभिषेक के लिए निकल पड़ते हैं। आने वाले सोमवार को ये श्रद्धालु अपने आराध्य शिव का अभिषेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोनों तस्वीरें आप, डाक कांवड़ जो पहुंच रहे हैं, कांवड़ियों की जो भीड़ है वो आप देखिए, और हेलीकॉप्टर के जरिए भी फूल बरसाए गए हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई है। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, किस तरह का मेला इन दिनों हरिद्वार में देखा जाता है। शिव भक्तों का फूलों से स्वागत भी किया गया। हेलीकॉप्टर से किस तरह से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। फूलों की बारिश की गई। तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम पर है और अब तो डाक कांवड़ भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य और दिव्य स्वागत किया गया है। यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। खुद डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार जिले में कई जगहों पर कांवड़ियों पर ये फूलों की बारिश की गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा माहौल था और योगी जी ने और धामी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत, फूलों की बरसात करी। जय ग्राम राज है, ऐसा ही चलता रहेगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्था बहुत जो है, बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। सभी कांवड़ियों के लिए बहुत ही व्यवस्था बनाए रखी, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के गुलजार हैं, तो कई लोग कांवड़ियों की तन मन धन से सेवा करने में भी जुटे हैं और निःशुल्क भंडारों का भी आयोजन हो रहा है। हरिद्वार में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। उत्तराखंड से सटे दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा से कांवड़िये गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा की भावना से स्थानीय लोग कांवड़ियों को भोजन कराने में तत्परता दिखा रहे हैं। कांवड़ पटरी पर जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। सेवा भाव से कांवड़ियों को भोजन कराया जा रहा है। निःशुल्क ये किया जाता है, जहाँ पे हलवा, पूरी चावल से लेके बहुत सारे, और 2 से 3 हज़ार यहाँ पे लोग रोजाना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि वो खुद अपना खाना खा के दर्शन करते हुए आगे निकलते रहे। कुछ घोड़े नहा भी रहे, देखो ये तक व्यवस्था भी शुरू करके इस बार हमने ये। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम दौर पर के और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जल भरने गंगोत्री धाम भी पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों को जूस पिलाकर जागरूक कर रहा है। देखिए, उत्तरकाशी में खराब मौसम के बीच बड़ी संख्या में डाक कांवड़िये गंगा जल भरने गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी घाटी बम बम भोले के जयकारों के साथ भोले भक्तों से गुलजार है। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम दौर में है। अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में कांवड़िये अपने अपने संसाधन से गंगोत्री धाम पहुँच रहे हैं। कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद जल भरकर अपने अपने पड़ाव को आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ गंगोत्री आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं। हम 10-15 लोग यहाँ अभी भी आए हैं और हम यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ से जल ले जाके केदारनाथ चढ़ाते हैं। कल से काफ़ी संख्या में भोले यहाँ पर आए हुए हैं और अपने गंतव्य के लिए कांवड़ इत्यादि भर रहे हैं। गंगा जल यहाँ से भर करके ले जा रहे हैं। डाक कांवड़ के रूप में बदलते हुए मोटरसाइकिलों, तमाम संसाधनों के माध्यम से लोग यहाँ से गंगा जल भर करके ले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। खुद एसपी उत्तरकाशी हर दिन कांवड़ यात्रियों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जूस पिलाकर कांवड़ियों को रवाना कर रहे हैं, जिससे भोले भक्त भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बिना हेलमेट पहन बाइक पर चल रहे कांवड़ियों को एसपी उत्तरकाशी जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कुछ इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पे हम उनको स्वागत करने में उनको पानी पिला रहे हैं और उनको समझाइश दी जा रही है कि भाई उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है और वो हेलमेट लगा के चले। 2 साल बाद
कावड़ यात्रा को लेकर भोले भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का मिल रहा सहयोग कावड़ यात्रियों के उत्साह को दोगुना कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून के रेंजर्स कॉलोनी में बाबा सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अवैध की दरगाह को लेकर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय के ट्वीट के बाद ये विवाद खड़ा हो रहा है, जिसमें उन्होंने देहरादून शहर के बीचों बीच बनी दरगाह को लेकर सवाल उठाए हैं। एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने अवैध मज़ारों के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि जहां पर भी अवैध अतिक्रमण होगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद तरुण विजय ने देहरादून के रेंजर्स कॉलेज में बनी दरगाह को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तरुण विजय का कहना है कि उत्तराखंड में इस्लामीकरण को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है और उत्तराखंड की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके देखते देखते यहां पर यह मजार बनी है। और इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं वन विभाग पर भी सवाल खड़े किए। ये जो रेंजर्स कॉलेज 1894 का है, ये सेंटर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है, एफआरआई की प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर इस दरगाह में अक्सर हर गुरुवार को यहां पर बड़ी भीड़ जुटती है। तो एक तरफ सरकार है जो अवैध मज़ारों को गलत मान रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, और वहीं बीजेपी के नेता तरुण विजय ने जिस तरह सवाल खड़े किए हैं उसने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, ये मज़ार कब बनी। और जो शहर के खास बात यह कि ये शहर के बीचों बीच है। तो ऐसे में एक नई बहस है। एक तरफ सरकार जो कार्रवाई की बात कर रही है और एक तरफ तरुण विजय जो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सांसद तरुण विजय ने ट्वीट कर लिखा कि न किसी संस्था न किसी व्यक्ति को उत्तराखंड के आक्रामक इस्लामीकरण के बारे में चिंता नहीं है। ट्विटर पर सब ठीक है, रेंजर्स कॉलेज के अंदर दरगाह का निर्माण कर दिया गया, नियमों को ताक पर रखकर अलग से प्रवेश का रास्ता दिया गया, वन विभाग के संरक्षण में इस्लामीकरण क्या करे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। सीएम धामी और उत्तराखंड सदन में लोगों से मिल रहे हैं। कल दिल्ली पहुंचे थे सीएम धामी, आज लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल में भी वो कल शाम को शामिल हुए हैं, जो फेयरवेल डिनर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया। तो पुष्कर सिंह धामी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले सैकड़ों कांवड़िए बद्रीनाथ धाम भी दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बावजूद कांवड़िए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और भगवान भोले और बद्री विशाल के जयकारे लगा रहे हैं। बरसातों में अमूमन चारधाम यात्रा हल्की हो जाती है। इधर पिछले 1-2 दिन में मौसम खुला है, जिसकी वजह से चारधाम यात्री भी बद्रीनाथ की ओर रुख कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख यात्री बद्रीनाथ धाम आ चुके हैं। नैनीताल के जंगलों में फलदार पेड़ों की रोपण का अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 15 अगस्त तक 1,50,000 पौधों का रोपण किया जाना है। नैनीताल वन प्रभाग के बढ़ोन रेंज में जंगल में आम, जामुन, अमरूद, पांगड़ समेत अन्य प्रजाति के 5,000 से ज्यादा पेड़ों को लगाया गया। साथ ही जल संरक्षण के लिए भी पानी वाले बांध के पेड़ लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने वन विभाग को जंगलों में फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब नैनीताल वन प्रभाग लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है। पूरे रेंज में लगाए जा रहे हैं। बड़ौन रेंज में 5,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम अधिकांश पेड़ लगा चुके हैं। ये 15 अगस्त तक क्या कहते हैं लक्ष्य को पूरा।
रुद्रप्रयाग में काकड़ागाड़ अंग्रेजी शराब की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में काकड़ागाड़ अंग्रेजी शराब की दुकान में ग्राहकों से ओवर रेट लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्राहक ने ओवर रेट को लेकर जब सवाल उठाए तो दुकान के सेल्समैन भड़क गए, मारपीट गाली गलौज पर उतारू हो गए। पूरा वीडियो आप देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान वीडियो है, उसमें उस गाली देते हुए दिख रहा है, तो उसको जो है वो वहाँ से हटा दिया गया है, सेल्समैनशिप से हटा दिया गया है उसको। और साथ ही में दुकान को भी अच्छे से चेक किया गया है, तो दुकान में जो बिलिंग मशीन है वो ख़राब पाई गई है और ठीक से कार्य करते हुए नहीं पाएगी, तो उस पर भी दुकान पर भी चालान किया। सीमांत चमोली जनपद में सीमा दर्शन की मांग उठने लगी है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि भारत चीन सीमा माणा पास पर और नीति पास पर स्थित पार्वती कुंड और देवताल की यात्रा शुरू की जानी चाहिए। सीमा पर स्थित पार्वती कुंड और देवताल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ नीति घाटी के लोग रक्षाबंधन या दूसरे पर्व पर पहुँचते हैं और पवित्र कुंड में पहुंचकर स्नान और पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा ही नजारा पिछले दिनों देखने को मिला, जहां सेना की देखरेख में भोटिया जनजाति के लोग पार्वती कुंड और देवताल पहुंचे, जहां पहुंचकर महिलाएं काफी उत्साहित दिखाई दी और सेना की चौकियों पर ही पारंपरिक लोक नृत्य भी करती हुई नजर आई। पर्यटन के साथ साथ सीमा दर्शन लोगों को करवाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ जो बात चल रही है कि जैसे सीमा पे जो हमारे देवी देवताओं के साथ जो हमारा आध्यात्म और जिस चीज़ को हम जोड़ के चल रहे हैं, अगर पर्यटन और आध्यात्म के साथ इस सीमा दर्शन को जोड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। और फिर यात्रियों के लिए भी इसे खोली जाए, जो भी इसका सिस्टम होगा बॉर्डर की तरफ जाने का, उसको फॉलो किया जाए और हमेशा इसको जाने दिया जाना चाहिए। उससे पर्यटन बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। वहीं प्रशासन की माने तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति ली जाती है। इस वर्ष भी स्थानीय लोगों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की अनुमति मांगी है, जिस पर विचार किया जा रहा है। हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी काफी धार्मिक श्रद्धा पार्वती कुंड और देवताल इत्यादि से जुड़ी रहती है, इसलिए समय समय पर जो हमारे नीति घाटी के गांव हैं, फरकिया बंपा इत्यादि, उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें इनर लाइन की जो अनुमति है वो परमानेंट दे दी जाए। इनकी रिक्वेस्ट को उप जिलाधिकारी कार्यालय से आगे कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। सीमाओं को बीआरओ ने सड़क से जोड़ लिया है। अगर ऐसे में सीमा दर्शन योजना शुरू होती है तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही हर एक भारतीय सीमावर्ती इलाके से रूबरू भी होगा। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।